दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 27। कायर अमोदिता का नाम बड़बड़ाते हुए कहता है, अमोदिता, मेरी अमोदिता, मेरी प्यारी अमोदिता। अभिमन्यु कायर के मुंह से फिर अमोदिता का नाम सुनकर कुछ सोचते हुए कहता है, यार ये कायर को किसी ने अमोदिता का नाम की मोहनी तो नहीं दे दी। अभिमन्यु की बात सुन अमोदिता घबराने लग जाती है। वो सोचने लग जाता है कि कहीं अभिमन्यु युग के सामने उसकी पोल ना खोल दे, क्योंकि अभिमन्यु को पता है कि गांव में क्या क्या होता है। युग हैरानी के साथ कहता है, ये मोहनी क्या होती है यार, कोई लड़की वड़की है क्या? अभिमन्यु कहता है, ये मोहनी कोई लड़की वड़की नहीं है, बल्कि एक प्रकार का। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कछुआ फटाक से बीच में बोलते हुए कहता है, यार युग, तुझे मोहनी नहीं पता? गांव में तो मोहनी देना आम बात है। अपने बंगला मुड़ा और रोंगा मुचा गांव में तो सबसे ज्यादा दी जाती हैं। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूं ना। अभिमन्यु, बता ना यार, क्या है ये मोहनी? अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यार ये जो मोहनी है ना, ये एक प्रकार से टोना होता है। जब किसी को अपने वश में करना हो तब ये किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार से होते हैं, जिसमें किसी का बाल के साथ, नाखून के साथ या खाने में कुछ मिला दिया जाता है, पर इसके मन मकसद सिर्फ एक होता है और वो वश में करना। इसे मोहनी देना कहा जाता है। मैं बोल ही रहा था कि तभी कायर फिर बड़बड़ाने लग जाता है, मोहदिता, मोहदिता, मेरी जान मोहदिता। अभिमन्यु अपने हाथों से उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, वो तुझे तो पता ही होगा, एक बार असुरों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहनी रूप धारण कर लिया था और बस राक्षसों को अपने वश में कर लिया था। तभी से लोग अपना मन चाहा प्यार पाने के लिए मोहनी साधना का प्रयोग करते हैं। कालुआ मोहनी साधना, विश्व मोहनी साधना, तेल मोहनी साधना और भी कई साधनाएं होती हैं। कछुआ अमोदिता को घूरते हुए कहता है, पर यार एक बात समझ नहीं आ रही, ये कायर अमोदिता का नाम क्यों बड़बड़ा रहा है? कायर को अमोदिता का नाम की मोहनी किसने दी होगी और क्यों? अपना नाम सुनकर अमोदिता बहुत घबरा गई थी। उसके हाथ पैर कांपने लग गए थे। अपनी बातों में उलझी हुई कहती है, ये तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? भला आज के जमाने में थोड़ी ये सब होता है। युग जी, ये दोनों तो गांव वाले, पर आप तो शहर से आए हैं ना, तो इन दोनों की बातों पर यकीन मत करना। कछुआ झट से कहता है, तो फिर तुम ही बता दो अमोदिता की, क्यों कायर तुम्हारा नाम बड़बड़ाया जा रहा है? अमोदिता कुछ सोचते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि जरूर पिछली रात कायर ने कोई ऐसा सपना देखा होगा जिसमें मैं रही होंगी और मेरी जान खतरे में रही होगी। वहीं अपना कायर के दिमाग में रह गया होगा और वो मेरा नाम बड़बड़ाया जा रहा है। जो मल्टी कमजोरी और इमोशनल होते हैं ना, उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। नींद खुलने के बाद भी वो उनका नाम बड़बड़ाते रहते हैं, पर कुछ वक्त बाद सब ठीक हो जाता है। अमोदिता की बात सुनकर युग को अपने सपने की याद आने लग जाती है, जिसमें वो एक लड़की के साथ निवर्स्त अवस्था में रहता है और प्यार भरी बातें करता है। एक पल के लिए उसके मन में आता है कि अमोदिता को अपने सपने के बारे में बताया, तो उसका मन बदल जाता है और वो सोचता है कि पता नहीं अमोदिता उसके बारे में क्या सोचेगी। युग जी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, ये कायर तो बिंदु को प्यार करता है, तो इसे तुम्हारे सपने कैसे आ सकते हैं? अमोदिता कछुए पर चिढ़ते हुए कहती है, अब वो मुझे क्या पता, सपनों पर थोड़ी किसी का बस चलता है। बोलो मत कि हम चारों बचपन के साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हो सकता है कि बचपन की ही कोई बात याद आ गई हो। मुझे कोई सवाल मत पूछो, मुझे कायर के चेकअप करने दो। इतना कहकर अमोदिता कायर के पास जाती है और नाटक से उसे हाथ की नब्ज चेक करते हुए कहती है, नब्ज तो ठीक चल रही है, हो सकता है जो मन कहा है वही होगा। जब अमोदिता कायर का हाथ पकड़ती है तो जैसे ही कायर के बदन में एक बिजली सी कौंध जाती है और वो अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहती है, अमोदिता, मेरी अमोदिता, तुम आ गई अमोदिता। इतना कहकर कायर अमोदिता के नजदीक जाने लग जाता है। तभी अभिमन्यु उसे फिर से पकड़ते हुए कहता है, अबे कहाँ चिपक रहा है, दूर हट अमोदिता से। अमोदिता घबरा जाती है, उसके समझ नहीं आता कि वो क्या करे।
तभी उसके एक तरकीब सूझती है और वो अपना हाथ कायर के माथे पर रखते हुए कहती है, कायर मैं ठीक हूँ, कायर देखो मेरी अपने सपने को और अब आराम करो, सो जाओ कायर सो जाओ। जैसे ही अमोदिता कायर के सर पर हाथ फेरती है तो और उसे सोने को बोलती है, कायर अमोदिता अमोदिता हड़बड़ाते हुए वापस से बिस्तर पर लेटने लग जाता है और सो जाता है। अभिमन्यु, कछुआ और युग ये तीनों देखकर दंग रह जाते हैं। कछुआ कायर को घूरते हुए कहता है, जब से हम सोने को बोल रहे थे तब तो नहीं सोया, अमोदिता के हाथ फेरते ही फट से सो गया। युग हंसते हुए कहता है, यही तो जादू होता है लड़कियों के हाथों में बेटा, मैन विल बी मैन। अमोदिता अपने मोबाइल में कुछ टाइप करते हुए कहती है, युग जी मैंने ना आपको एक मेडिसिन लिख दे रही हूँ, आप ना इस कायर को दे देना, उसे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, वरना कभी कभी सपनों का असर देर तक रहता है। युग अपना मोबाइल चेक करते हुए कहता, हाँ ठीक है अमोदिता, ले आऊंगा ये मेडिसिन। मैं बेड के पास ही एक शर्ट पैंट रखी हुई थी। कछुआ उसे उठाते है और उसे स्मेल लेते हुए कहता है, यार युग ये तेरे कपड़ों में से तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तू इन्हें धोता नहीं है क्या? युग उन कपड़ों को देखते हुए कहता है, यार धोने के लिए ही तो निकाले थे, पर कल बहुत काम था तो धोना भूल गया, और इसमें से गंदगी स्मेल इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे कपड़े कायर ने पहने थे, भूल गया वो उस दिन बारिश में जब भीग कर आया था तो उसे मैंने कपड़े पहनने के लिए दे दिए थे। कछुआ कहता है, हाँ याद आया, उसी दिन तो पहला कार्यक्रम जमा था, बिंदु ने टेस्टी टेस्टी खाना भी तो भेजा था। जब अमोदिता की नजर उनके कपड़ों पर पड़ती है तो वो देखती ही रह जाती है। वो वहीं पर कपड़े थे जिसमें से उसने युग का बाल निकाला था। वो समझ जाती है कि वो कपड़े कायर ने पहने थे, जिस कारण युग की जगह कायर का बाल उसके हाथ लग गया था और टोटका कायर पर हो गया है। अमोदिता वहां के हालात देखकर समझ जाती है कि अब ज्यादा देर वहां रुकने खतरे से खाली नहीं है। अभिमन्यु और कछुए उससे कोई ऐसा सवाल पूछे वहां से जाने का मन बना लेती है। युग से इजाजत लेते हुए कहती है, अच्छा युग जी अब मैं चलूं, माँ ने जल्दी लौटने को बोला था। युग अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है अमोदिता, तुम्हारा थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता, हम तो परेशान ही हो गए थे। इसमें थैंक यू की क्या बात है युग जी, आपको तब मेरी जरूरत हो आप मुझे बुला सकते हो, मैं दौड़ी चली आऊंगी। इतना कहकर अमोदिता वहां से जाने लग जाती है। अंगूठे के नाखून की बलि देने के कारण अमोदिता लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। यह बात अभिमन्यु नोटिस कर लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, अरे अमोदिता ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया है और इस पर यह सफेद पट्टी क्यों बंधी हुई है? अमोदिता हकलाते हुए कहती है, वो अभिमन्यु चोट लग गई थी। युग भी हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा चोट लग गई थी, पर कैसे? अमोदिता बहाना बनाते हुए कहती है, वो क्या है ना युग जी, जब मैं काम कर रही थी तो सिल्ट बट्टा का पत्थर अंगूठे पर गिर गया था, उसी से लग गई। कछुआ गुट्ठे को देखते हुए कहता है, सिर्फ गुट्ठे पर ही चोट लगी, उससे और कहीं नहीं लगी? अमोदिता बिनते हुए कहती है, तो तुम क्या चाहते हो कछुए, कि हमारा पूरा पैर ही टूट जाए? तुम्हारा ना बचपन की आदत अभी तक नहीं गई, बचपन में भी हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा रहता था और अब भी हर बात में टांग अड़ानी है अपनी। कछुआ कुछ नहीं कहता, बस शर्म से हंसते हुए अपना सिर नीचे झुका लेता है। अमोदिता वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद कायर को अभी तक होश नहीं आया था। युग, कछुआ और अभिमन्यु उसी के पास बैठकर उसके होश आने का इंतजार कर रहे थे। युग अपने मोबाइल पर अमोदिता का मैसेज देखते हुए कहता है, यार हाँ, आस पास मेडिकल स्टोर कहाँ पर हैं? के लिए मेडिसिन लेकर आ जाते हैं, जब होश में आएगा और यदि ठीक नहीं हुआ तो दे देंगे। कछुआ अपने हाथ से राइट साइड इशारा करते हुए कहता है, ये अपना मेहंदी पत्था है ना, वहां पर एक स्टेशन के पास मेडिकल स्टोर है, वहां पर मिल जाएगा ये मेडिसिन। युग अपने मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? मेहंदी पत्था? अब मेडिसिन लेने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा, इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा यार। कछुआ हंसते हुए कहता है, जाना तो पड़ेगा ही ना, मेडिसिन थोड़ी अमोदिता
है कि तूने आवाज लगाई और वो फट से दौड़ी चली आई। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु हंसने लग जाता है। युग कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कछुए के बचपन से ही हर किसी की टांग खींचने की आदत थी। अभिमन्यु कछुए से पूछता है, कछुए, ये एक मेडिसिन स्टोर है, ये अपने रोंगामुचा गांव में भी खुला है ना? भी 1-2 ही महीने पहले ही। कछुआ कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ यार, ये और युग के बड़े पापा दिलीप अंकल ने ही तो उसका उद्घाटन किया था। वैसे भी गांव में कुछ भी चीज का इनॉग्रेशन हो तो युग के बड़े पापा को ही तो बुलाया जाता है। अभिमन्यु झट से कहता है, बुलाया क्यों नहीं जाएगा? आधे पैसे युग के बड़े पापा भी तो देते हैं पार्टनरशिप के तौर में। हाँ यार, ये भी है। मेरे तो समझ नहीं आता कि दिलीप अंकल के पास इतना पैसा आता कहाँ से है कि इन्वेस्ट पर इन्वेस्ट करते जाते हैं। कुछ फायदा तो होता नहीं उनको। फायदा कैसे नहीं होता? गांव में उनका इतना मान सम्मान जो है, भूल मत बेटा। पैसा बोलता है उनके सामने, किसी की जुबान नहीं। हाँ यार, ये भी है, पर मुझे तो लगता है कि ये वो हवेली में जरूर कोई ना कोई खजाना गड़ा हुआ है जो उनके हाथ लग गया है। युग, तू ना उस खजाने के बारे में पता कर, फिर ये स्टार्टर ऐप और वी स्टार्टर ऐप खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना पैसा होगा ना तेरे पास, तू तो पैसे में खेलेगा ही, साथ में हम भी खेलेंगे। युग परेशान होते हुए कहता है, ये तुम दोनों किस खजाने की बात कर रहे हो और कौन सी हवेली? अभिमन्यु झट से कहता है, यार वही हवेली जिसमें तेरे बड़े पापा आयन मीन दिलीप अंकल रहते हैं। सुना है कई सालों पहले वहां उस हवेली में एक गोहरी रहता था जिसने कई सदियां हासिल की थी और उसकी मदद से खजाने का एक अंबा लगा दिया था। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? खजाने का अंबा? अभिमन्यु आगे की बात बताते हुए कहता, हाँ यार, मैंने सुना है कि वो गोहरी लोगों से गलत काम करवाता था, मतलब टोना टोटका करवाता था, और उसके बदले में उन्हें सोना चांदी दिया करता था। उसका मेन मकसद था कुछ और था। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या था उसका मेन मकसद? अभिमन्यु कहता है, मैंने सुना है कि उसके मन मकसद ये था कि यक्षिणी पर काबू करना चाहता था। अभिमन्यु ने भी इतना ही कहा था कि युग उस पर दूसरा सवाल दाग देता है, और वो यक्षिणी काबू करके क्या करना चाहता था? यार देख, जितना हम सबको पता है यक्षिणी के बारे में, उस हिसाब से तो यक्षिणी दूसरे लोक से आई थी और उसे कोई ऐसा विपाशा मिल गया था जिसके कारण वो डायन बन गई थी। तो इस हिसाब से यक्षिणी के पास देवी और दैत्य दोनों शक्ति थी। हो सकता है उन्हें शक्तियों की हासिल करने के लिए वो गोहरी यक्षिणी पर काबू कर रहा हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। मैंने सब सुनी सुनाई बातें बता रहा हूँ, असल बात तो गोहरी ही बता सकता है। युग सोचते हुए कहता है, अभी इस वक्त वो गोहरी कहाँ पर है? कछुआ युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उसे तो यक्षिणी ने मार दिया। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? यक्षिणी ने गोहरी को मार भी दिया? कछुआ अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ, दादी ने तो यही बताया था मुझे कि एक पूर्णिमा की रात उस यक्षिणी और गोहरी का आमना सामना हुआ था, जिसके बाद से ही गोहरी किसी को दिखा नहीं है। लोगों का मानना है कि ये उस यक्षिणी ने मार दिया था और गोहरी के मरने के बाद ही तो तेरे पापा के पापा ने जमीन बेचकर वो हवेली खरीद ली थी। तुझे पता है, दादी बताती है कि पहले तुम लोग भी बहुत गरीब थे, पर जब से वो हवेली खरीदी थी तब से तुम्हारी किस्मत चमक गई थी। युग यह सब बातें सुनकर दंग रह गया था, क्योंकि उसने इन सब बातों के बारे में आज से पहले कुछ नहीं पता था। युग अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, यार अभी ना तुम दोनों ये सब छोड़ो, वैसे भी मुझे इन खजानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो पैसा अपने दम पर हासिल किया जाता है उसकी बात ही कुछ और होती है। अभिमन्यु, तू चल मेरे साथ रोंगामुचा गांव के मेडिकल स्टोर। अभिमन्यु बेड पर से उठते हुए कहता है, हाँ चल। कछुआ डरते हुए कहता है, यार ये तुम दोनों मुझे इस गिरवी कोठी में अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? अभिमन्यु कायर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अकेले कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? ये कायर है ना तेरे साथ? कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, इसका होना ना होना एक समान है।
अभी ये तो बेहोश पड़ा हुआ है, पता नहीं किसने इसे मोहनी दे दी है। मैं नहीं रुकने वाला इसके साथ गिरवी कोठी में। युग परेशान होते हुए कहता है, कछुए तू ना बड़ा परेशान करता है, एक काम करते हैं अभिमन्यु, तू यहीं पर रुक जा, कछुए तू चल मेरे साथ। कछुआ खुश होते हुए कहता है, हाँ ये एकदम सही है अभिमन्यु, तू रुक जा यहाँ पर। अभिमन्यु, हाँ रुक जाऊंगा, मैं तेरी तरह है नहीं हूं डरपोक। युग और कछुआ वहां से चले जाते हैं। इस तरफ जब अमोदिता अपने घर पहुंचती है तो रजनी को सब कुछ बताती है। टोटके का उल्टा असर हो गया था तो रजनी अमोदिता पर बहुत गुस्सा करते हैं, वो आग बबूला हो जाती है। रजनी अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, तुझे युग का बाल लाने के लिए बोला था और तूने उस कायर का बाल लेकर आ गई। अमोदिता रोते हुए कहती है, माँ अब मुझे थोड़ी पता था कि युग जी के कपड़े उस कायर ने पहने हुए थे। तुझे कुछ पता हो ही कहाँ रहता है, पता होता तो तू यहाँ पर ही होती ना। युग का कपड़ों में से बाल लाने की जगह उस सिर का ही बाल तोड़ देती। माँ इतना आसान थोड़ी है किसी का बाल तोड़ना, इतना कठिन होता है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे आज तक मैंने किसी का बाल तोड़ा ही नहीं है। तू कहे तो मैं लाकर दूं तुझे युग का बाल। अमोदिता खुश होते हुए कहती है, हाँ हाँ माँ, आप पहले ये कर लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप ही ले आइए ना युग जी का बाल। रजनी अमोदिता पर बिनते हुए कहती है, हाँ और युग से शादी भी मैं ही करवा लेती हूँ और उसके साथ शहर भी मैं ही चली जाती हूँ और तू यहीं पर बोझ बनकर बैठी रहे। अपनी माँ का गुस्सा देखकर अमोदिता एकदम चुप हो जाती है। रजनी अभी भी गुस्से में फूली जा रही थी। अमोदिता बड़ी हिम्मत करने के रोते हुए मुंह बनाकर कहती है, माँ प्लीज कीजिए ना, वो कायर तो मेरा ही नाम बड़बड़ाया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से बहाना बनाकर युग जी को समझाया और यदि कल तक कायर नॉर्मल नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। कायर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे खा ही जाएगा और मैं उसे शादी नहीं करना चाहती, प्लीज माँ कीजिए ना कुछ। इतना कहकर अमोदिता रोने लग जाती है। अमोदिता के आंसू देखकर रजनी को उस पर दया आ जाती है। रजनी भले ही कैसी भी हो तो वो एक माँ ही तो है, माँ की ममता जाग ही जाती है। रजनी अमोदिता को समझाते हुए कहती है, अच्छा चल ठीक है, अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाने बंद कर। अब एक ही रास्ता बचा है और वो है हमें टोटका तोड़ना पड़ेगा, तभी तेरा जादू कायर पर से उतरेगा। अमोदिता झट से पूछती है, और वो कैसे तोड़ते हैं माँ? धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।